Hi everyone, this is Suraj Shah. Welcome to Sohal IS and संधान 2.2। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है तो बीच बीच में थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। हाँ, ऑल्दो आई एम प्रिपेयर्ड इनफ बट ठीक है। ओके, सो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था आपका। ठीक है, आज हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, जीनोटाइप्स फेनोटाइप्स पढ़ा दिया था ना आपको, जेनेटिक एंड विजिबल करेक्टर वगैरह सब। ठीक है, सो जेनेटिक्स का जो नाम दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइंड बाय द वॉटसन। ठीक है, वाटसन, एल यहाँ पे शायद साइलेंट है तो वाटसन इसको बोलते हैं। डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स वर्ड को क्वाइन किया था, इन्होंने ये वर्ड दिया था, G.W. वाटसन। ठीक है, और ये जीन सबसे पहले किसने दिया था? ये है जोहान्स। क्या है? जोहान्स। जीन जोहान्स, जीन्स जोहान्स, ऐसे याद रखो, जीन्स जोहान्स। ठीक है, जेनेटिक्स वाटसन। ठीक है, ये दो चीज़। अब देखो, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको बता सकता हूँ। जीन्स जोहान्सन्स ऐसे पढ़ लो, वाटसन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वाटसन जेनेटिक्स। ठीक है, चलो, जो हेरिडिटी है ना, या फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हेरिडिटी का जो आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, पहली बार किसने दिया था? मेंडल ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। हु इज कॉल्ड इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन करवाया था टॉल प्लांट्स का, किसके साथ? ड्वार्फ प्लांट्स के साथ। तो देखते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के साथ मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, क्या होता है। मान लो डबल टी का मतलब होता है टॉल प्लांट्स है, और दोनों छोटा का मतलब होता है कि ये ड्वार्फ प्लांट्स हैं। इनका जब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा, मान के चलो ये फादर होंगे, ये मदर होंगे, ऐसे काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, समझो। तो जो पहला जनरेशन होगा ना, इनसे जो बॉर्न होंगे ना बच्चे, तो एक करेक्टर इनका आएगा, एक करेक्टर आएगा इनका, समझो। तो एक बड़ा टी आएगा, एक छोटा टी आएगा, समझना। तो जो बड़ा टी है ना, ये डोमिनेट करेगा, क्योंकि बड़ा टी तो आ ही गया है। अब बड़े टी का मतलब क्या होता है? टॉल। ठीक है, तो जितने फर्स्ट जनरेशन में जितने भी होंगे ना, वो सब के सब टॉल होंगे, ऑल आर टॉल। ठीक है, अब इसके बाद सेल पोलिनेशन जब इनका होगा सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, तब यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस आती हैं। कौन कौन सी केसेस? कि एक तो केसेस आती है कि भाई दोनों जो ट्रेड्स होंगे दोनों टॉल ही होंगे, एक टॉल एक शॉर्ट, और दोनों छोटी टी। तो जहाँ पे भी बड़ी टी आ गई, इसका मतलब वो टॉल ही हो जाएंगे। तो ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, ये शॉर्ट हो गया। तो मतलब F2 जनरेशन्स में जब सेल पोलिनेशन होगा तो 25% टॉल, 50% टॉल हाइब्रिड। ये हाइब्रिड क्योंकि दोनों है, यहाँ पे टॉल सिर्फ, और 25% जो होगा वो ड्वार्फ होगा। तो रेशियो जो है ना 1:1 रेशियो ऐसे कुछ करके बनेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो पूछता ही नहीं है यार, बट ठीक है, मेंडल के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, कुछ टर्म्स है, देख लो जरा, बहुत छोटा छोटा है। एक्सेप्शन है मेंडल लॉ के हिसाब से, लिंकेजेस। लिंकेजेस क्या होता है? जब कोई दो जीन्स है ना, दो जीन्स मान के लो, एक फादर से एक मदर से, आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, उनके बच्चे मान लो, तो दे एक्सप्रेस themselves इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंटली। मतलब उनका खुद का कुछ एक्सप्रेस वो नहीं करते। तो मतलब देखते हो ना, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेट्स मम्मी के होते हैं, कुछ ना ट्रेट्स फादर से होते हैं, ऐसे होते हैं ना। और जो डोमिनेट ज़्यादा करता है तो उनसे वो ज़्यादा मैच होता है ना। तो ये काइंड ऑफ लिंकेजेस होते हैं। ठीक है, इस तरह BPSC क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी समझा रहा हूँ, टीचर हूँ तो समझाना ही पड़ेगा। म्यूटेशन, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या? जीन में कोई बदलाव हो गया, क्यों म्यूटेट हो गया है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था, फर्स्ट क्वाइंड बाय द, ये म्यूटेंस का ATGC है ना यार, ये न्यूक्लियोटाइड में ही कोई बदलाव हो जाए ग्रुपिंग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो फर्स्ट क्वाइंड बाय द ह्यूगो डी वेयर्स। ह्यूगो, ह्यूगो ही याद रख लो, सिर्फ म्यूटेशन कॉन्सेप्ट ह्यूगो ने दिया था बस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लोनिंग। क्लोनिंग के बारे में आप सब जानते हैं, क्लोनिंग क्या होता है? सेम जेनेटिक करेक्टर एज इज द मदर, है ना, एक ही बॉडी से दूसरा बॉडी तैयार कर देना, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे पहली बार जो क्लोन हुआ था एक शिप का हुआ था, शिप, ठीक है, और इनका नाम था डॉली। तो डॉली शिप का पहली बार क्लोनिंग हुआ था सिंगल सेल से, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। दो टर्म है, ये सब आपने पढ़ा होगा, टोटी पोटेंसी और प्लुरिपोटेंसी। क्या होता है, सिंपल देखो, बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा है। पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू ग्रो इन अ कंप्लीट प्लांट्स, मतलब ये सेल ऐसे सेल होंगे कि इसके एक अकेले सेल से ना पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्लांट बन सकता है। तो दिस इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी। टोटी का मतलब टोटल प्लांट बन जाएगा, कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। एक है प्लूरिपोटेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप इनटू एनी काइंड ऑफ द सेल ऑफ एनिमल बॉडी, एनी काइंड, ठीक है। मान के चलो एनी काइंड मतलब क्या, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं ना, हार्ट के अलग सेल्स हैं, नर्व के अलग सेल्स हैं, मसल्स के अलग सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अलग सेल्स हैं। तो टोटी पोटेंशियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, वो एबिलिटी होता है सेल का कि वो किसी भी एक टाइप का, किसी भी काइंड का सेल बन जाएगा। कंप्लीट बॉडी नहीं बनेगा, यहाँ पे कंप्लीट बॉडी नहीं बनता, यहाँ पे कंप्लीट बॉडी, यहाँ पे किसी भी टाइप का सेल्स बन सकता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट बॉडी बन सकता है। तो टोटी पोटेंसी में टोटल यानी फुल बॉडी, ऐसे याद रखो, ठीक है। एक होता है ऑटोसोम, ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम्स, है ना। ह्यूमन में कितने ऑटोसोम्स होते हैं, ये वर्ड याद रखना। देखो टोटल हमारे पास 23 पेयर होते हैं, है ना। 23 पेयर का मतलब होता है 46 यूनिट क्रोमोसोम। तो जो 22 पेयर्स होते हैं और प्लस 1 पेयर, एक पेयर जो होता है ना वो हमारा बेसिकली होता है सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में होता है, मेल में होता है XY, और फीमेल में होता है XX, ठीक है। तो ऑटोसोम का मतलब होता है एक नॉन सेक्स क्रोमोसोम। तो हमारे में कितना है टोटल 22। वी हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। जैसे कल मैंने आपको बताया था पीजन्स, पीजन में टोटल्स कितने थे, 80 थे ना, थे, याद करें। चलो नेक्स्ट वी हैव जीनोम। जीनोम क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, डीएनए का जो एक कंप्लीट सेट्स होता है ना, कंप्लीट सेट, तो उसी कंप्लीट सेट को, इंटायर सेट्स ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल, उसी को बोलते हैं जीनोम। और इंडिया जीनोम मिशन के बारे में आपने सुना ही होगा, शायद 10,000 अलग अलग इंडिविजुअल्स के जीन्स को कलेक्ट करके उसको स्टडी करवाया जाएगा इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया जीनोम मिशन, ठीक है। तो ये होता है इंटायर सेट्स ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन जो भी सेल्स के अंदर होते हैं, उसको जब आप एक साथ कर देते हो दैट इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। एक है प्लाज्मोजेन। प्लाज्मोजेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोजेन, ठीक है। जीन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेले ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोजेन। प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, ऐसे याद रखो, उसके अंदर जो जीन होगा दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोजेन, ठीक है। वी हैव सिस्ट्रन। सिस्ट्रन क्या होता है, देखो जीन है ना, जैसे मैंने बताया था सेल इट इज़ द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, इसके कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो जीन के भी जो एक फंक्शनल यूनिट है, जिसका कुछ एक अपना खुद का एक फंक्शंस है, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम जीन के अंदर का एक कैरेक्टर होता है जो एक फंक्शनल यूनिट है। जैसे किडनी का एक फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, है ना, समझ रहे हो। उसी तरह जीन का एक फंक्शनल यूनिट क्या है, सिस्ट्रॉन, ठीक है। एक है म्यूटॉन। म्यूटॉन क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जीन के अंदर में सिस्ट्रॉन भी होते हैं, म्यूटॉन भी होते हैं, ये सब समझिए। तो जो म्यूटॉन होता है ना, म्यूटेशन इसी की वजह से होता है। देखो नाम भी म्यूटॉन है, तो म्यूटेशन इसी की वजह से होते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशंस। एक होता है रिकॉन। इट इज़ अ यूनिट ऑफ जीन टेक्स पार्ट इन द रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में जो यूनिट भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं रिकॉन। कैसे रिकॉन, री से रिकॉन, री से रिकॉम्बिनेशन, एम से म्यूटॉन, एम से म्यूटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। फिर एक है एस बेंजर। इन्होंने ना मॉडर्न डेफिनेशन दी है जीन की, बात समझ रहे हो, मॉडर्न डेफिनेशन दी है जीन की। किसने, एस बेंजर ने, ठीक है, डेफिनेशन दी है जीन की।
और अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था बच्चे, कि जीन का नाम पहली बार यूज किसने किया था, जोहान्स ने पढ़ाया था। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल को। हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मेंडल ने। ठीक है बच्चे, ग्रेट। और इसके बारे में आपको पता है ना, सिस 19 होता है ना, Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन एक तरह का सीजर्स होता है, मोलिकुलर सीजर्स, कैची होता है, कैची। ठीक है, यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। मान के चलो एक तरह का समझ लो सिंपल, ये एक कैची है जिससे क्या मान के लो कोई हमारे बॉडी में कहीं पे कोई सेल्स डेड है या ट्यूमरस सेल्स हैं, कुछ भी है, कैंसर वैंसर है, तो उस सेल्स को वहाँ से काटना या उस जगह के जीन में कोई ऑल्टर करना, यहाँ से हटा करके कुछ और डालना, कुछ ऐड ऑन करना जीन एडिटिंग में, तो वहाँ पे कट कुट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए, तो उस प्रोटीन का नाम है Cas9 प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक मोलिकुलर सीजर्स होता है यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट। अ चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। ये बात सच है कि मान के चलो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है मदर को, ठीक है, तो इससे वो डिजीज, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होते हैं बैक्टीरियल डिजीज है काइंड ऑफ, तो इससे मदर में है तो फादर बच्चे में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटायरली ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है ये मम्मी से ही होता है, फादर से नहीं होता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, एक है स्लूटॉन एंड बोवेरी। व्हाट इज दिस, स्लूटॉन बोवेरी, क्रोमोसोमल थेरेपी ऑफ इनहेरिटेंस। इस भाई साहब ने कॉन्सेप्ट दिया यार, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नहीं भी याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो। आ जाओ मेन चीज, सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं। वी हैव वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल के पास XY, ठीक है, और फीमेल के साथ XX। तो ये एक पेयर हुआ ना भाई। इसी तरह और कितने टोटल पेयर हैं, 22 पेयर और। तो 22 पेयर में कितने यूनिट होंगे, 44। ये 2 हो गए, टोटल 46 यूनिट है। 46 यूनिट में 23 X वाले हैं और 23 Y वाले हैं। समझ लो इसको, ये मेल की बात बता रहा हूँ। फीमेल में टोटल कितने हैं, 46 के 46 X ही हैं। ठीक है, हाँ चलो, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या है बार बॉडी, क्या होता है। Inactivated X chromosome found in the cell of female mammals is called bar body. It is seen in somatic cell. Check line. एक बार तो somatic cell के बताया था ना, नॉन सेक्स वाला, नॉन जर्म सेल को बोलते हैं सोमैटिक। पूरे बॉडी के कहीं के भी सेल को सोमैटिक सेल बोल दीजिए, बस वो जर्म सेल नहीं होनी चाहिए, एग गैमेट्स वगैरह सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बार बॉडी क्या है, बस कुछ नहीं है। ये देखो फीमेल के सेल्स के अंदर में पहले कौन कौन से क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है ना, समझो। तो दोनों जब एक ही क्रोमोसोम है तो एक इनएक्टिव होता है। इस बार अगर ये इनएक्टिव है तो अगली बार ये इनएक्टिव है। तो ये जो एक इनएक्टिव क्रोमोसोम है ना, X क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं बार बॉडी। क्यों, देखो गर्ल्स जो होता है ना, गर्ल्स के पास समझो 2X क्रोमोसोम होता है, दैट इज डबल X। लेकिन दे डोंट नीड बोथ टू वर्क ऑल द टाइम, समझ रहे हो। तो इसलिए डबल वर्क को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक X ही एक्टिव रहता है और दूसरा X इनएक्टिव होता है या टर्न ऑफ हो जाता है। तो जो वो टर्न ऑफ हो गया, जो इनएक्टिव X वाला है, उसी को हम लोग बोलते हैं बार बॉडी, मतलब दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग क्रोमोसोम। समझ में आया, हाँ या नहीं, बोलो हाँ। बॉयज में सिर्फ एक ही X होता है, क्योंकि क्रोमोसोम उसके पास XY के फॉर्म होता है, तो एक ही X होता है। तो इसलिए उसके पास कोई बार बॉडी नहीं होती। एक ही, अगर ये या तो दोनों YY रहता तो एक ये हो जाता बार बॉडी इनएक्टिव, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो कोई रेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ। तो गर्ल्स के पास होती है बार बॉडी, समझ रहे हो, मेल के पास नहीं होते, बॉय के पास नहीं होते। ठीक है, बोलो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये 4 चीज़ें, 1 2 3 और 4, ये ना रट लेना। क्या क्या है, एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। 4 है, चारों को एक एक करके याद करवाता हूँ।
देखो, एक है ये क्लाइनफेल्टर। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 47 इंस्टेड ऑफ 46। मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। समझ में आ रहा है? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकता है, और ये सिर्फ होता है इट मेल में ही होता है। इट अफेक्ट्स मतलब ये सिंड्रोम जो देखा जाता है ये मेल में, मतलब 46 के बदले एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। तो जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा? एक्स वाई की जगह पे क्या होगा? एक्स एक्स वाई, यानी एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो क्लाइनफेल्टर नाम ही सुन के लगा है, ये मेल में होता है, और क्लाइनफेल्टर का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है बस। अब उसके बाद टर्नर। टर्नर का मतलब होता क्या होता है? ये फीमेल में होता है। जैसे क्लाइनफेल्टर मेल में होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उसी तरह टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल में होता है, ओनली इफेक्ट फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन फीमेल हैज सिंगल सेक्स क्रोमोसोम। बात समझ रहे हो? मतलब सेक्स क्रोमोसोम तो एक ही पेयर है ना भाई, टोटल 23 पेयर में से एक ही पेयर सेक्स क्रोमोसोम है ना। तो फीमेल में क्या है? एक्स एक्स है, मान लो ये वाला मान के चलो कि उसका सेक्स क्रोमोसोम है। तो फीमेल में क्या होता है कि दूसरा जो एक्स होगा वो होगा ही नहीं, ये जीरो होगा। मतलब अगर कोई फीमेल बॉडी में अगर किसी गर्ल्स के अंदर में सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक्स है भाई, दूसरा एक्स है ही नहीं, गायब है, जीरो है, मतलब सिंगल सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब उनको टर्नर सिंड्रोम है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब एक ही एक्स होगा दूसरा एक्स होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम है। इसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी सेक्सुअल बिहेवियर है या फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कम होगा। अंडर डेवलप्ड ओवरीज होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जल्दी से डेवलप नहीं होगा, आर्म स्पिट में हेयरिंग लाइनिंग जल्दी से नहीं आएंगी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये टर्नर सिंड्रोम है, टर्न करके रख देता है पूरे फीमेल के बग को। ठीक है, तो ये टर्नर। अब क्लाइनफेल्टर किस में होता है? मेल में होता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ में आ रहा है? और इसमें दूसरा एक्स होता ही नहीं। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने होंगे? दूसरा एक्स होगा नहीं, सिर्फ एक एक्स होता है। तो उधर के 44 और एक इधर के एक्स, टोटल यूनिट 45 ही होते हैं। चलो, डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम है, एक पटाऊ सिंड्रोम है, ये दोनों तो आपको समझा दिया, अब ये दोनों समझो। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। डाउन मतलब 21, मतलब इसको याद कैसे करोगे? 21 बार ऊपर नीचे करो, डाउन अप डाउन अप डाउन 21 टाइम्स, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। इसमें क्या होता है? अब ये दोनों में होता है, क्योंकि ऊपर नीचे क्लास में मास्टर किसी को भी ऊपर नीचे करवा सकते हैं ना, तो दोनों को हो सकता है। इट अफेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल। ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। मतलब ट्राइसोमी 21 मतलब हो गया, जैसे देखो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर लेकर के टोटल कितने पेयर हैं? 23 पेयर है, तो यहाँ 22 में होगा, वहाँ यहाँ 21 में होगा। तो ये 21वां नंबर वाला, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल 46 है ना भाई, 1 से लेके 46 तक है ना। तो जो 23 नंबर वाला क्रोमोसोम होगा, 23 नंबर वाला 21 है ना, 21 वाला जो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। तो टोटल उसके पास कितने क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। वैसे तो 46 होता है, लेकिन 21 वाला एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो टोटल कितने हो गए? एक और ऐड कर दो, 47। तो पैटर्न 3 कॉपीज ऑफ 20। तो ये इससे भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। याद रखो, ट्राइसोमी 21 में क्या होता है, याद रखना, एक 21 वाला जो क्रोमोसोम होता है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है। इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 21 बार उठक बैठक करवाना, डाउन करवाना, अप करवाना, डाउन करवाना। ठीक है, समझ में आया? एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। इसको बोलते हैं पटाऊ मतलब यहाँ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ट्राइसोमी 13, ठीक है, पटाऊ मतलब 13। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 13वां नंबर वाला क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी। तो यहाँ भी पैटर्न सेम है, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 13। सिंपल, क्योंकि हर एक पेयर में 2 तो होता ही ना यार। चलो, ये भी दोनों को होता है, ये भी दोनों को होता है।
पटाओ और डाउन दोनों को होता है। अब एक है सिकल सेल एनीमिया, ये आप सबको पता होगा, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी बता दूंगा। देखो सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा समझो, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखो ये एक तरह का ना एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो आरबीसी होता है दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल, उसका जो शेप होता है ना वो थोड़ा ना ऐसे ऐसे हो जाता है, क्रेस्केंट। वैसे ब्लड का आरबीसी का ऐसे होता है, गोल 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 ऐसे का ऐसे, ताकि मूवमेंट अच्छे से हो पाए, ठीक है, समझा ना। लेकिन जब ये वाला डिजीज होता है ना जेनेटिक, तो इसमें जो आरबीसी का शेप होता है ना ऐसे, तब मूवमेंट ब्लड का हो नहीं पाता भाई, क्रेस्केंट शेप का हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो, फ्लेक्सिबल है नहीं, अच्छे से मूवमेंट होगा नहीं, अच्छे से फ्लो हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो हार्ड भी हो जाता है, स्टिकी टाइप का हो जाता है, तो इससे ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, ठीक है। और इसी के वजह से ऑक्सीजन कैरी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिनकी वजह से परेशानी होती है, सीवियर बॉडी पेन हो सकती है, टायर्डनेस, वीकनेस, कुछ भी, स्वेलिंग वेलिंग, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि टाइम पे WBC जाएगा नहीं। बात समझ रहे मेरी बात? तो ये होता है सिकल सेल, बोलो सिकल सेल या। तो कहोगे ऐसा क्यों होता है सर? वैसे तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन क्या होता है कि आपके जीन में, मान के चलो किसी के जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है ना, जो ऑक्सीजन कैरी करता है आरबीसी में, वहाँ पे कोई चेंजेस हो गए, और अगर किसी पेरेंट्स में से किसी को ये सिकल सेल एनीमिया वाली चीज़ें हैं, तो ये हेरिडेटरी होती है भाई साहब, ये बच्चों को भी आ जाती है। और सच बताऊं, इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। एक पता चला है कि भाई बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर करवाओगे तो वो भी रेयर केस में हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आप पेन रिलीवर दे सकते हो, आयरन वायरन की कमी होगी तो फोलिक एसिड्स वगैरह सब दे सकते हो, समटाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा सकते हो, लेकिन कोई परमानेंट इलाज इसका है नहीं एज सच, ठीक है। अब मुझे लगता है सिकल सेल एनीमिया के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। चलो, हीमोग्लोबिन HbS, हाँ तो ये होता है 11th ऑटोजोमल, समझ रहा हूँ, नॉन सेक्स क्रोमोसोम। इसमें अगर मान लो कोई चेंजेस आए 11th वाले में, याद करो 13 वाले में पटाऊ था, 21 वाले में डाउन सिंड्रोम था, 11 वाले में सिकल सेल एनीमिया होता है, ऐसे याद रखो। ये अच्छा एड ऑन हो गया ना, ठीक है। एंड नाउ वी हैव हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया अगर किसी को हो जाएगा ना, तो ब्लड क्लॉटिंग की इशू रहता है, ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं। अब ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी है भाई, इंटरनल ब्लीडिंग हो या बाहर से कोई ब्लीडिंग हो तो ब्लड क्लॉट होना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज ब्लड बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो हेमोफीलिया में क्या होता है, अगर ये चीज़ हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में इशू होता है, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जीन रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है। कलर ब्राइटनेस में क्या होता है? कलर ब्राइटनेस अगर किसी को है ना, तो ये रेड कलर का, ग्रीन कलर का जो चीज़ें हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता। उनको बड़ा दिक्कत होगा भाई, कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, ठीक है। तो ये कलर ब्राइटनेस में होता है। तो जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है लिंक्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम, तो ये दोनों होने के वजह से ना, सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं उनसे कहीं ना कहीं लिंक होने की वजह से वहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस होने की वजह से ये दोनों हमारे पास डिसऑर्डर देखने को मिलता है, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, और कुछ चाहिए? अब आओ चौथे पे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो ये आपको, मुझे पता है आपको पता होगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है और एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वैसे ऑर्गन्स मतलब, ऑर्गन मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी, लुक्स डिफरेंट फंक्शन बट सेम बेसिक स्ट्रक्चर और वर्जिन। मतलब स्ट्रक्चर देखोगे ना, इंटरनल स्ट्रक्चर उस ऑर्गन का, हाथ ले लो पैर ले लो कोई भी ले लो यार, उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन काम अलग अलग होगा यार। एग्जाम्पल दो क्या? जैसे ह्यूमन का आर्म ले लो, हाथ ले लो, या कैट का लेग ले लो, या बैट का जो विंग्स होता है, वो सब ना ऐसे ही होगा, पांच ऐसे ही होगा, ऐसे दिखने में लगेगा, ठीक है, ऐसे ही लगेगा, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सबका काम अलग अलग है। कोई किसी से कोई लिख सकता है, कोई उसी से फ्लाई कर सकता है, कोई उसी से स्विम कर सकता है, सबके फंक्शन अलग अलग है भाई।
तो होमोलोगस इसी को बोलते हैं कि मतलब सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। इसका जस्ट अपोजिट है एनोलोगस ऑर्गन। क्या है बोलो, इसमें क्या होता है? मैंने वहां पे क्या बताया था? सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक याद करो, दूसरा याद मत करना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे। एग्जाम्पल इसमें दिया है, हाँ, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड ये सब ना। विंग्स जो होता है बटरफ्लाई का, देखोगे विंग्स, तो ये भी उड़ने के लिए होता है। बैट्स का जो होता है विंग्स, ये भी उड़ने के लिए। बर्ड्स का भी जो होता है ये भी उड़ने के लिए। लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है यार, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैसे? तो बटरफ्लाई की जो मुझे लगता है विंग्स है वो कितना देखो मेम्ब्रेन टाइप का होते हैं ना, जली 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 मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन है? बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। देखो उसका अलग ही स्ट्रक्चर है। बर्ड का देखोगे तो बर्ड के अंदर में ना हल्का हल्का बोन्स भी होंगे, फिर फीदर्स होते हैं। स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम तो वो उड़ने वाला कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, अब एक होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि अभी इतना रेलेवेंस है नहीं ऐसे ऑर्गन का, लेकिन एंसेस्टर में उसका बड़ा यूज होता था। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल। मतलब आज से 1000 साल पहले, मान के चलो 200 साल पहले, 500 साल पहले, ऐसे करो, या 1000 साल पहले उस ऑर्गन का यूज होता था, बट अभी इतना रेलेवेंस है नहीं। जैसे अपेंडिक्स ह्यूमन में। ठीक है, अपेंडिक्स अगर ह्यूमन में हो जाए तो, या टेल बोन का लो, या विजडम टूथ का लो, मसल्स ऑफ द ईयर, इनका यूज वाज फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर बट नो फंक्शनल लेस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो वैसे तो अपेंडिक्स का बहुत यूज होता है यार भाई, सच बताऊं तो बहुत यूज होता है ना। ये अपेंडिक्स ना गट बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया के लिए मैं कहूँगा एक सेफ हाउस होता है यार। एक तरह का एक मतलब एक स्टोरेज स्पेस होता है गुड बैक्टीरिया का, है ना। तो यहाँ से डाइजेशन वाइजेशन थोड़ा अच्छा खासा कर सकता है ना। मान के चलो किसी को डायरिया हो गया या इन्फेक्शन हो गया, तो डाइजेशन को रीस्टार्ट करने में बड़ा हेल्प करता है भाई ये सब बैक्टीरिया जो ये जमा करके रखता है अपेंडिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तो ये, बट इसका इतना अभी इतना बड़ा कोई वो नहीं है। आप अपेंडिक्स के बिना भी जी सकते हैं, है ना। अपेंडिक्स इज़ नॉट एज मच एज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। समझ रहे हो? इट कैन ईजिली बी रिमूव्ड। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे सब ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब एंसेस्टर में उसके बड़े यूज थे, अब वो फंक्शनल लेस। बोलो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? एक है अब आर्चियोपेट्रिक्स। भाई कैसे पढ़ते हैं वो खुद देख लेना यार, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं, आर्चियोपेट्रिक्स। तो ये एक फॉसिल्स है, नाम है फॉसिल्स का, लुक लाइक अ बर्ड बट बियर अ नंबर ऑफ फीचर्स फाउंड इन रेप्टाइल्स। ठीक है, और ये फॉसिल्स इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल। तो इन दोनों के बीच मतलब कुछ फीचर्स इनके एव्स के तरह, एव्स मतलब जैसे बर्ड वर्ड वगैरह सब एव्स, और कुछ रेप्टाइल्स वगैरह सब। तो ये आर्चियोपेट्रिक्स, ये ऐसा नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ तो मैंने मेंशन कर दिया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। एक है कार्लियस लिनेयस। कार्लियस लिनेयस, इन्होंने इसके बारे में पहले भी शायद लिनेयस के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। रोट स्पीसीज प्लानिटेरियम इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी काइंड ऑफ दिस। ठीक है, एंड प्रपोज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यही पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, एक है जीन बाप्टिस्ट लैंडमार्क, ऐसे याद रखो, जीन बाप्टिस्ट लैंडमार्क। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन्होंने दिया। ठीक है, ये थ्योरी याद रख लो, ये थ्योरी किसने दिया था? एक्वायर्ड कैरेक्टर का थ्योरी इनहेरिटेंस का, जीन बाप्टिस्ट लैंडमार्क ने। ठीक है, उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं, इन विच ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन नेचुरल सेलेक्शंस। अब ये इसी थ्योरी को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, इतना आपके बीपीएससी में रेलेवेंस सब है नहीं, बोल बच्चन काइंड ऑफ थिंग है।
अब ये क्रेस्टिसियस इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। जियोलॉजिकल ये एक एरा है ना, जिस तरह मेसोजोइक एरा, होलोजोइक वगैरह सब होलोजोइक नहीं यार, होलोजोइक तो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो क्रेस्टिसियस एक एरा है, जिस तरह मेसोजोइक है, पैलियो है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आई थिंक बारिश हो रही है या, तो थोड़ा अगर साउंड बैकग्राउंड में है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बारिश हो रही है। तो क्रेस्टिसियस जियोलॉजिकल एरा है, सबसे न्यूएस्ट वन है क्रेस्टिसियस, ऐसे याद रखो। सबसे न्यूएस्ट अगर कोई एरा है तो उसका नाम है क्रेस्टिसियस, रिमेंबर दिस, ठीक है बच्चे। रेड डाटा बुक के बारे में आप सबने पढ़ा है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स वगैरह सबके डिटेल्स होते हैं। इट कंटेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल प्लांट्स, रेड डाटा बुक, ठीक है। फिर अर्नेस्ट हैकिल ही प्रपोज रिकैपिटुलेशन थ्योरी। अब देखो ऐसा है, ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी इतना तो एज सच इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता भाई है, मतलब इतना जानना कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या है, ये बीपीएससी के लिए नीडेड नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना जानना, ठीक है। और ये एक थोड़ा हायरार्की देख लेना, सबसे बड़ा किंगडम, ठीक है, उसमें से किंगडम एक फाइलम पकड़ लो, फाइलम के अंदर भी क्लास होंगे, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर फिर स्पीसीज, तो ये सबसे छोटा, ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्लास थोड़ा याद कर लेना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, ठीक है। ओके, थियोफ्रेटस के बारे में पहले बता चुका हूँ, इज द फादर ऑफ बॉटनी, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एचलर या इचलर, इन्होंने ना प्लांटेई का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अब प्लांटेई मतलब प्लांट्स वगैरह सब, प्लांट्स ना दो टाइप के होते हैं यार, एक होता है कवर्ड सीड, एक होता है अनकवर्ड सीडलेस टाइप का चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, थोड़ा देख लो यार इसको, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोजैम, एक होता है फेनेरोजैम, ठीक है। इतना नाम याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा याद होनी चाहिए। तो ये जो क्रिप्टोजैम्स है, इसमें सीड्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स, फ्लावर्स वगैरह सब नहीं होते, और ये जो फेनेरोजैम्स हैं इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स, एक होता है एंजियोस्पर्म्स, और एंजियो के फिर फर्दर दो डिवीजन होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, मतलब मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन्स, ठीक है, अभी बताऊंगा सब, डोंट वरी इसके बारे में इंडिविजुअल, अगर ये ऑर्डर भी याद ना रहे ना उसको कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, एक सेकंड, कोई आया आई थिंक। सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई होप कि आपने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया होगा 10-20 सेकेंड, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो ये क्रिप्टोजैम्स में विदाउट सीड्स फ्लावर्स होते हैं, इसमें थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, पेट्रिडियोफाइटा, ये तीन आपको एज सच नाम याद रख लेनी है। अगर ये तीन इसके अंदर आते हैं इतना जरूरी नहीं है, बस ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब थैलोफाइटा जो होते हैं इस प्लांट्स होते हैं, प्लांट टी के अंदर में आते हैं। थैलोफाइटा दो टाइप के होते हैं, अल्गी और फंगाई, ठीक है।
थैलोफेटा के दो, एक अलगी और एक फंगी, फिर ब्रायोफेटा और पेट्रोडियोफेटा। फिर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं थैलोफेटा, ठीक है। चलो, थैलोफेटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, रिमेंबर दिस। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज है, सबसे ज़्यादा यूनिट है, ऐसे याद रखो, थैलोफेटा। थैला कितना बड़ा होता है, थैला बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे रखो, थैलोफेटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, है ना, ठीक है। और इट इज़ द लोवेस्ट मोस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब नीचे होता है, सबसे बड़ा तो नीचे होगा। इसमें कोई कंडक्टिंग टिश्यूज है नहीं, ठीक है, कोई कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते हैं, मतलब पानी ले जाने के लिए ऐसा कोई टिश्यू का जाइलम फोइलम ऐसा नहीं होता। कंडक्टिंग टिश्यू तो यही है ना प्लांट्स में, जाइलम फोइलम। व्हाट इज जाइलम? जाइलम और फोइलम क्या होता है भाई? वाटर्स मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम रूट्स वगैरह सबसे ऊपर ले जाने के लिए जाइलम। फोइलम क्या होता है? फूड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो ये थैलोफेटा होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसी के अंदर एक अलगी आता है, थैलोफेटा के अंदर एक फंजाई आता है, समझो। अलगी के बारे में आपको थोड़ा देर पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलगी के स्टडी का क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये याद रख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगी के स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है। अलगी के पास नॉर्मली क्लोरोफिल होता है, ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में बताया था आपको, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो नॉर्मली दे हैव क्लोरोफिल, तो इसके वजह से क्या होता है, अपना खाना खुद से बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अलगी का जो क्लासिफिकेशंस होता है, ये कैसे होता है? ये अलगी भी बहुत टाइप के हो सकते हैं ना, तो उनके क्लासिफिकेशन होते हैं कि उसके अंदर किस टाइप के पिगमेंट्स हैं, उनका नेचर्स क्या है, उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कुछ अलगी का नाम बताऊं, जैसे एक क्लोरेला है, क्लोरेला है, इसको बोलते हैं स्पेस अलगी। भाई स्पेस में अगर कोई गया है बंदा, मान के चलो अभी सुनीता विलियम्स गई थी, ठीक है, और दूसरे बंदे का नाम क्या था यार, कुछ सी से था, आई थिंक सो, वो नहीं था जो आप सोच रहे कुछ तो था, आई थिंक सुनीता विलियम एंड कुछ तो याद है मेरे, अभी जवान पे नहीं आ रहे, तो 9 मंत्र ही, ठीक है। तो ये जरूर वो ये चीज़ लेके गई होंगे, कोलेरा, इसको बोलते हैं स्पेस अलगी। एस्ट्रोनॉट गेट्स फूड वाटर एंड O2 बाय सोइंग इन द टैंक ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के अंदर में इसको आपको सोई करके आपको फूड, यू विल गेट फूड वाटर एंड ऑक्सीजन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये अलगी। क्लोरेला है ना, क्लोरेला, ठीक है। उसके बाद है कि गैलिडियम और एक ग्लेसिरिया, ठीक है, ये दो और हैं। इससे ना अगर प्रिपेयर किया जाता है, अगर 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 इज अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, फ्लूइड टाइप का होता है, जो जेली बनाने में इसका हेल्प होता है, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। अगर ये इस तरह के अलगी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या नहीं? ठीक है। उसके बाद एक होता है क्लोरेला, अभी पढ़ा रहे हो, क्लोरेला बता दो ना, ये स्पेस अलगी, एक मिनट। और इस क्लोरेला से ना एंटीबायोटिक भी बनाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेलाइन, ठीक है, ये भी याद रख लो। एक है देखो LANUNARIA, लेनोनिरिया, इसको ना इससे टिंचर ऑफ आयोडीन भी कर सकते हैं, आयोडीन इन द इसमें अल्कोहल के अंदर, दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, इनका यहाँ भी हेल्प होता है। एक होता है स्पायरोगेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉन्ड में आपको मिलेगा, है ना, समझ रहे हो। और इसका वाटर, ये वाटर प्रिफर करता है पॉन्ड के अंदर, है ना, O2 प्रोडक्शन का काम करता है। फूड सॉयल कंडीशनर तो ये है ही है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, आपको नॉस्टॉक वॉस्टॉक्स लेमेरिया वगैरह सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक है। अब आ जाओ फंगाई में। इसके जैसे अलगी के उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, बोले थे फाइकोलॉजी अलगी का, तो फंगी को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। फंगी मतलब ऐसे याद रखो, फंगी मतलब फादर, फादर मतलब माई फादर, माई फादर मतलब माइकोलॉजी। अलगी में ये अलगी गया यहाँ पे,
अलगी में फाइकोलॉजी, ठीक है। चलो, ये यूनी और सेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसका मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये ऑटोट्रॉफ्स तो है नहीं, ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। आइए, मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, है ना। चलो, एक्यूमुलेटेड फूड इन द फंगी रिमेन्स एज अ ग्लाइकोजन, मतलब फंगी के अंदर जो भी फूड एक्यूमुलेट जमा होकर रहेगा वो इस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, रिमेंबर दिस, ठीक है। और फंगई के जो सेल वाल होते हैं वो बने होते हैं चिटिन, चिटिन। अब कई एग्जाम में ये बड़ा पूछा यार चिटिन विटिन के बारे में, कि भाई चिटिन से बना होता है फंगी के वॉल, तो चिटिन होता क्या है। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है चिटिन के बारे में। चिटिन एक टाइप का ना प्रोटेक्टिव लेयर होता है यार, जैसे ये बहुत हार्ड होता है ना। ये आपको किसी बहुत सारे एनिमल्स है ना, उसके आउटर जो बॉडी है ना, आउटर बॉडी वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट देखोगे ना, उसके आउटर बॉडी में देखना कितना हार्ड टाइप का कवरिंग होता है, ठीक है, वो देख लो। या आपने सी फूड्स वगैरह सब खाया तो क्रॉन क्रैब्स, उसके जो सेल्स होते हैं देखो कितने हार्ड होते हैं, वो इसी से बने होते हैं, चिटिन से ही बने होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये होता है चिटिन, ठीक है। ब्रेड मोल्ड्स में जो लगता है वो राइजोपस होता है, इस ब्रेड राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ब्रेड अगर कुछ दिन तक छोड़ दो तो उसमें जो फंगस लगता है वो कौन सा फंगस होता है, राइजोपस, ठीक है बच्चा, ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना है, क्या क्या चिटिन ह्यूमन में प्रेजेंट होता है चिटिन, सोच के बताओ जरा। नहीं, अरे भाई हमारे में सेल वॉल कहाँ है यार, चिटिन इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन, हमारे में ऐसा सोच कुछ नहीं है भाई। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना, जिनके पास एक रीढ़ की हड्डी काइंड ऑफ थिंग है, वर्टिब्रेट्स, जितने मैमल्स बर्ड रेप्टाइल्स, उसके पास कोई चिटिन विटिन नहीं आता है। तो कहोगे सर क्या होता है फिर, हमारे पास केराटिन होता है। चिटिन बदले केराटिन हेयर में होता है, नेल्स में होता है, स्किन्स में होता है। हमारे पास और क्या होता है, कोलाजन होता है। चिटिन कोलाजन, कहोगे सर कोलाजन कहाँ होता है, भाई कोलाजन कहाँ होता है, एवरीवन नोज इट, बोन्स में होता है, कार्टिलेज में होता है, ये भी स्किन में भी होता है, समझ रहे हो। तो चिटिन हमारे में नहीं होता, चिटिन आपको इंसेक्ट फंगी वगैरह में मिलेंगे, क्रैब रैब सी फूड्स वगैरह सब में प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्ड होता है, आउटर कवरिंग को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डिजीज इन प्लांट ड्यू टू फंगी, अब फंगी की वजह से कुछ डिजीज होते हैं प्लांट्स में, उसको थोड़ा सा समझो कौन कौन से डिजीज होते हैं। ये क्रूसिफर बंद गोभी देखो यार, बंद गोभी, अब देखो यार मेरे को तो लगता है क्रूसिफर इज बंद गोभी, है ना। उसमें वाइट, उसके जो पत्तियाँ होती है ना यार, वो वाइट वाइट होने लगती हैं, उसमें फंगस वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसको ना पिक्चर्स देख लेना एक बार। फिर वीट के अंदर जो वीट्स जैसे ऐसे होते हैं ना, वीट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे वीट्स होते हैं ना, तो ये ना काले काले हो जाते हैं यार, लूज स्मूथ्स ऑफ वीट, इससे अंदर जो है ना, अंदर जो गेहूँ है ना वो गायब हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं लूज स्मूथ्स ऑफ वीट। ये फंगी की वजह से होता है। वीट में जो रस्ट लगता है वो भी फंगी की वजह से। पोटैटो में अर्ली ब्राइट देखा, कोई पोटैटो के अंदर यहाँ पे काला हो जाएगा, यहाँ या कुछ निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ यहाँ निकल जाएगा, यहाँ काला हो जाएगा कुछ, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी फंगस की वजह से है ना। शुगर कैन में जो लाल लाल देखते होगे, उनके जड़ में बहुत लाल होता है, वो पार्ट मत खाना चाहिए। हमारे गाँव में कहते हैं अरे यहाँ का लाल है, बहुत ज़्यादा मीठा होगा, बहुत अच्छा होगा, अब नहीं बे, रेड रूट्स हैं, मतलब उसके रूट्स अगर लाल हो गए हैं काइंड ऑफ थिंग ज़्यादा, तो वही फंगस लगा है वहाँ पे, वो नहीं खाना चाहिए। फिर ग्राउंड नट में ना टिक्का डिजीज़ लगता है। अब कई बार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है यार, कि रेड रूट जो डिजीज़ होता है, पहली बात तो ये फंगस को किस में होता है, तो ये याद रखना, शुगर कैन में होता है। अर्ली ब्लाइट किस में होता है, पोटैटो में होता है। लूज स्मर्ट्स किस में होता है, वीट में होता है। रस्ट किस में होता है, वीट में होता है या क्रूसिफर्स में होता है। टिक्का डिजीज किस में होता है, ग्राउंड नट में होता है। ये याद रखो यार। पोटैटो में और क्या हो सकता है, वाट डिजीज होता है, ये सब फंगस की वजह से होता है ना। और फंगस बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई, कुछ तो अच्छे भी होते हैं। फंगस प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन्स, अल्फा टॉक्सिन्स, ये चीज़ याद रखें, बड़ा खतरनाक चीज़ है। लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ द अलगी एंड फंगी, है ना, मतलब काइंड ऑफ दीज आर द एसोसिएशन, ये इसके साथ एसोसिएट्स में रहते हैं, या तो अलगी के साथ रहेंगे या इसके साथ रहेंगे। तो लाइकेंस में द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉलोनाइज ऑन द बेयर रॉक,
अब बहुत सारे लीचेंस विचन सब लाइकेंस वगैरह सब देखते होंगे, रॉक वॉक सब में लगते हैं यार, ठीक है। ये सब इसी के पार्ट है। ये अपना एसोसिएशन, ये इसके साथ दोस्ती होता है इनका, अलगी के साथ या फंगी के साथ, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब एक होता है सेक्सी कलर्स, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला सेक्सी कलर, ठीक है। सेक्सी कलर्स नहीं है यार, सेक्सी कोलस है। सेक्सी कोलस क्या होता है, ये भी लिचेंस ही होता है डेवलपिंग ऑन अ रॉकी सब्सटेंस, तो इसको बोलते हैं सेक्सी कोलस, ठीक है। कोई लिचेंस है या लाइकेंस है, जो भी बोल लो यार, अगर वो रॉकी सब्सटेंस जैसे रॉक्स वगैरह सब, ये कोई हार्ड सब्सटेंस पे डेवलप हो रहा है तो उसको सेक्सी कोलस बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। थैलोपैटा के अंदर दो चीज़ आते हैं, अलगी फंगी पढ़ ली आपने। अब आओ ब्रायोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा में भी कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, अभी जस्ट इट इज़ लैक ऑफ जाइलम एंड फोलम टिश्यू। तो कहोगे सर फिर ये अपना काम कैसे करता है, तो इनके पास अपना स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं जिसको हम पैरेन्काइमा के थ्रू ही होता है। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, ये सब पढ़े हैं आपने, बेसिक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दे लैक ट्रू रूट्स, इनके पास ट्रू रूट्स होते नहीं है, ट्रू स्टेम्स भी नहीं होते, ट्रू लीव्स भी नहीं होते, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये ब्रायोफाइटा ना एम्फीबियन कैटेगरी में आते हैं प्लांट किंगडम के। एम्फीबियन समझते हो, जो पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। जैसे स्फैगनम इज अ मॉस, इट इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। सोचो सोचो सोचो, ये भाई साहब जिसका इतना वेट, जितना इसका वेट होता है ना, इससे 18 गुना ज़्यादा ये पानी को अपने अंदर जमा करके रख सकता है। तो इनका बड़ा यूज़ होगा यार ट्रांसपोर्टेशन एंटी या फ्यूल व्यूल वगैरह सब में। सो ग्रेट यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका मतलब है, मान के चलो कहीं से एक पेड़ को उखाड़ के यानी पूरा का पूरा पेड़ को जड़ से उखाड़ करके मान के चलो कहीं हमको ट्रांसपोर्ट करना, तो इनका बड़ा रोल होगा यार। ये उसके जड़ों में लगा दो, पानी को स्टोर करके रखेगा ये। हरे कृष्णा, सॉरी यार, थोड़ा मैंने कहा था ना थोड़ा सा इशू है, हाँ, सर्दी छूट ही नहीं रही है। ठीक है, चलो। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल और एंटीसेप्टिक्स। अब लास्ट है आपका पेट्रोडियोफाइटा। ये भी प्लांट्स होते हैं, दे आर फाउंड इन सैडी प्लेसेस या फॉरेस्ट माउंटेन्स में, जहाँ पे ज़्यादा धूप वूप ना हो, शेड्स ज़्यादा हो, है ना, छाँव ज़्यादा हो, वहाँ पे इस तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और इनके पास होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम फोलम इनके पास होते हैं। तो ये अपना रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करते हैं, जैसे फर्न्स, एजोला, लाइकोपोड। ये दो तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ आप याद रखो, फर्न्स एंड एजोला, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पेट्रोडियोफाइटा, ठीक है। इनके पास अपना कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ये आपको फॉरेस्ट वगैरह सब के शेडेड प्लेसेस में मिलेंगे, ठीक है। Mosses, that is bryophytes, and ferns, that is called petridiophytes, are called amphibians of the plant kingdom. समझे, प्लांट किंगडम ये दो मॉसेस भी अपने आप में एक एम्फीबियन है, और फर्न्स भी अपने आप में एम्फीबियन है, ठीक है। चलो अब आओ आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये वाला, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज। देखो जिम्नोस्पर्म कैसे याद रखोगे यार। अब जिम्नोस्पर्म, जिम है ना, जिम जो जिम करते हैं ना, उसको ज़्यादा कपड़ा वपड़ों की जरूरत नहीं होती है, तो वो नेकेड होते हैं। तो इसमें जो सीड्स होते हैं ना, वो नेक्ड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो जो इनके प्लांट्स होते हैं वो वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, और लंबे लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। लॉन्गेस्ट प्लांट का अगर नाम बताऊं तो इसको बोलते हैं स्कोरोया जिंजेटिया, 120 मीटर का होता है पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। इसको बोला जाता है रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, ऑल्सो नॉन एज, दिस प्लांट इज ऑल्सो नॉन एज रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। समझे कि नहीं समझे, स्क्वेरिया जिंजेटिया 120 मीटर का, ठीक है। नेकेड सीड को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ओके। एक होता है जिंगको बाइलोबा,
इसको बोलते हैं मैडन हेयर ट्री। अब इतना ना भी याद रहे ना कोई बात बड़ी नहीं है, ये सब क्वेश्चंस इतने नहीं आते इस टाइम। स्मॉलेस्ट प्लांट्स ये सब याद रखो, ये जैमिया फिग्मिया स्मॉलेस्ट प्लांट है ये, ठीक है। चलो, पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस, पाइनस ट्री है, सो मच इन नंबर दैट लेटर इट टर्न्स सल्फर सुगर। समझ में आया कुछ? कुछ नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ। देखो पाइनस एक ट्री होता है भाई, तो पोलिनेशन समझते हो ना, पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है, एंथर जो है ना, एंथर मेल होता है ना, वो स्टिग्मा के अंदर आएगा, फीमेल के अंदर। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, है ना, तो इसको बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन अलग अलग तरह से हो सकते हैं यार, वाटर से, एयर से, एनिमल भी कर सकता है, बर्ड्स भी कर सकता है, ठीक है। मैं समझाना चाहता हूँ सल्फर सोअर क्या होता है, इसको समझो, क्योंकि ये समझ गए तो चीज़ें हो जाएंगी। देखो पोलिनेशन जब होता है ना, पोलिनेशन का सीजन होता है भाई, ठीक है, तो जो ये पाइनस ट्री है ना, पाइनस ट्री, ये मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स एयर में निकालते हैं, छोड़ते हैं, छोटे 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 पोलन ग्रेन्स, मिलियंस ऑफ। और वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत हल्का होता है यार, बहुत ड्राई होता है, और उसका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है, देखा भी होगा आपने। और सल्फर का कलर क्या होता है, येलो, इसीलिए उसको कहते हैं सल्फर सोवर। समझे कि नहीं समझे, हाँ या नहीं? एक साथ अगर ये छोटे 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 बहुत रिलीज होगा तो दिखने में कैसा येलो येलो लगेगा, तो लाइक काइंड ऑफ सल्फर सोवर, ठीक है, स्टॉर्म टाइप का दिखता है। चलो कुछ जिम्नोस्पर्म के इम्पोर्टेंस समझ लो यार, जो कि बड़ा वो है। एक काइकस है, ये प्लांट्स हैं सब, पाइन है, डियोडार है, ये सब प्लांट्स हैं, नाम है। जैसे पाइन प्लांट्स या ट्री जो भी कह लो, इसका यूज़ तारपीन ऑयल बनाने में बड़ा करते हैं, तो याद रख लो इसको। दियोदार का यूज़ ना सिद्रस ऑयल बनाने में बड़ा यूज़ है। पाइन, स्क्वेरिया, दियोदार या स्प्रूस, इसका फर्नीचर बनाने में बड़ा है, वुड इसका बड़ा मजबूत। और एक है काइकस, इसका सैगो पाम कहते हैं फूड आइटम्स में यूज़ होता है। एक होता है फिर टैनिन, इट इज़ यूजफुल इन टैनिंग एंड मेकिंग इंक, ठीक है, टैनिंग ऑफ लेदर या मेकिंग इंक, इसमें इनका बड़ा यूज़ है। एक होता है रेजिन, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉनिफेरियस ट्री, जो पहाड़ों में होता है ना कॉनिफेरियस ट्री, ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट है। रेजिन्स, गम्स, ये सब सुने होंगे ना, प्लांट्स निकालते हैं, ट्री निकालते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी, तो जिसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो होता है, तो होता है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रायो हो, दैट इज पॉली एम्ब्रायोनी, ठीक है, ये होता है सिट्रस फ्रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एंजियोस्पर्म्स, इसमें सीड्स होते हैं कवर्ड। जिम्नो याद रख लोगे तो एंजियो भी याद हो जाएगा, ठीक है। कवर्ड का मतलब क्या होता है, वहाँ पे सीड्स ना अकेले होंगे, खुले एकदम घूम रहे होंगे, नेकेड। लेकिन यहाँ पे कवर्ड सीड का मतलब होता है सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड फ्रूट्स के अंदर में होता है। और कई सारे में क्या होता है, सीड ऐसे ही होता है, नेकेड होता है, ठीक है, तो वो जिम्नोस्पर्म होता है। ये क्या है, एंजियोस्पर्म्स। अब एक होता है इसमें मोनोकोटिलिडॉन्स, इसमें दो बताया था आपको, एक डायकोटिलिडॉन, ठीक है। देखोगे ना कि बहुत सारे जो सीड्स होते हैं, जैसे मान लो सीड है, जब ये जर्मिनेट होता है तो इसके अंदर से मान लो एक पत्ती निकली, तो ये मोनोकोटिलिडॉन्स प्लांट्स है, या दो पत्ती ऐसे निकली, तो दैट इज कॉल्ड डायकोटिलिडॉन्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं? तो कोटिलिडॉन्स क्या होता है, कोटिलिडॉन जस्ट अ फर्स्ट लीफ, या जो लीव्स जो भी कहो, एम्ब्रायो से जो निकलता है सीड के अंदर से, समझे, समझ में आया? अगर दो एक साथ निकल रहे हैं दैट इज कॉल्ड डायकोटिलिडॉन, सिंपल सा। अब तो डायकोटिलिडॉन्स में होते हैं एप्पल, पोटैटो, टोमेटो, लेमन, ऑरेंज, ऑल पल्सेस, जूट, लेडी फिंगर, रेडिस, और गार्लिक, ओनियन, नट, पॉम, कोकोनट, डेट, व्हीट, मेज। अब कैसे याद रखो यार, देखो ये जितने खाने वाली चीज़ें नहीं है, आटा, मक्का, राइस, शुगर कैन, ठीक है भाई, ओनियन, गार्लिक, ये सब मोनोकोटिलिडॉन्स है। और एप्पल,
पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। ये थोड़ा अमीरों वाले चीज़ लग रहे हैं कुछ सुनने में, लेमन, ऑरेंज, है ना, ये सब चीज़, लडी, फिंगर, रेडिस, ये सब कोटिलिडन्स समझ में आता है, डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, मैं समझ गया। तो बस मैंगो वैंगो बीन्स बीन्स ऐसे याद रख लो यार। प्लांट्स के लंग्स किसको बोलते हैं? लंग्स क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, गैसियस एक्सचेंज को बोलते हैं लंग्स, ये बोलते हैं ना भाई। हमारे में कौन है? एल्यूविली, एल्यूविली में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट्स में कौन होता है? पत्तियाँ, यहीं पे तो होते हैं यार स्टोमेटोपोर्स, यही तो गैस का एक्सचेंज होता है। CO2 इन, O2 आउट, CO2 इन, O2 आउट, ये होता है ना, बोलो हाँ या नहीं। तो लंग्स ऑफ प्लांट्स क्या है? लीव्स, कोका, चॉकलेट प्लांट्स, ये सब श्रब्स हैं, ये समझ रहे हैं, श्रब्स है, ये प्लांट कैटेगरी में नहीं है, श्रब्स है। बनाना भी श्रब्स है, बनाना इज नॉट अ प्लांट, रिमेंबर दिस। कहते हैं ना बनाना, केला का पेड़ के पास हम गए, केला पेड़ होता ही नहीं केला का, वो श्रब है, जड़ी बूटी, ठीक है। ककोआ, चॉकलेट, ये सब के श्रब्स हैं। पल्स का जो फैमिली होता है ये लेगुमिनस फैमिली होते हैं, मतलब जितने भी पल्स हैं ना यार, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका काम होता है, ठीक है। लेगुमिनस क्या कहूँगा, लेगुमिनस फैमिली के अंदर आती है, ठीक है, ऐसे यार। जन रांझन रांझन रांझन, तू भी क्या याद करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव डायमॉर्फिज्म, मतलब कुछ ना कुछ तो दो बार करने वाला है, इतना तुम्हें पता लग गया। क्या लिखा है? अकरेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स और स्ट्रक्चर्स विद इन द सेम स्पीसीज, इसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। एग्जांपल में क्या दिया? अ सिंगल प्लांट्स बियर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। देखे ही होंगे ना आप कि भाई एक ही प्लांट्स के अंदर में दो टाइप्स के आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं, दो टाइप्स के आई वुड से लीव्स देखने को मिलेंगे। ऐसे आप छोड़ो यार, डायमॉर्फिज्म ना आपको लीव्स में देखने को मिलेंगे, और भी जैसे आपको बताऊं, जैसे मैं बताऊं, एक रुको, मुर्गा है, मुर्गा या पिकॉक देख रहे हो, या पिकॉक, मुर्गा सुनने में ठीक है, छोड़ो, बहुत लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं तो छोड़ो, नहीं बोलूँगा। तो पिकॉक्स जो है, पिकॉक्स देखे होंगे, तो पिकॉक्स में जो मेल होता है ना, मेल और फीमेल होता है ना, तो मेल के पास जो वो होता है, क्या कहते हैं, फीदर्स, वो बड़ा लंबा लंबा होता है। फीमेल के पास होता ही नहीं फीदर्स। वो जो इतना बड़ा फीदर्स है ना, एक तो ये हुआ, अरे भाई रुक जा यार, लिखने दे मुझे। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा फीदर्स है ना, ये मेल में होता है, पिकॉक मोर में, फीमेल में होता ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं वहाँ गया था, आई थिंक कहाँ गया था यार, हाँ वहाँ गया था, हरिद्वार, ठीक है, तो वहाँ देखा था मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब देखो एक ही जाति है ना भाई, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज है ना, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग चीज़ें देखने को, दिस इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं। लायंस में देखोगे ना, लायंस में मेल के पास मेम्स होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते यार, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी पेड़ में आपको दो तरह के लीव्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है। चलो, दैट इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म। अब क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन शुगर कैन प्लांट्स सोज डायमॉर्फिज्म्स, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये याद रखो। अब क्लोरोप्लास्ट डायफॉर्मिज्म क्या होता है? देखो अब इसका कॉन्सेप्ट ना यार, देखो मैं इसको समझाने जाऊंगा ना तो C4 वगैरह सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट मैं उसमें अभी नहीं घुसूंगा। शुगर कैन एक ऐसा प्लांट है ना भाई, सच बता रहा हूँ, शुगर कैन कहा जाता है कि इट इज़ अ C4 प्लांट, C4 प्लांट। अब कहोगे सर ये C4 क्या, ये सब सुना रहे हो, इतना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो भी C4 प्लांट्स होता है ना, वो CO2 को ना फिक्स करने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CO2 का इनटेक होता है ना भाई, क्लोरोफिलिंग करने का काम करता है ना, तो वही C4 वहीं पे रोल आता है भाई। कार्बन के 4 कंपाउंड CO2 को कैप्चर करने का काम करता है,
C4 प्लांट्स। तो इसके अंदर इतना नहीं घुसना है, ठीक है, बस इतना जान लो कि क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द शुगर कैन प्लांट शोज डायमॉर्फिज्म, सिंपल, ठीक है। इतना भी पीएससी में पूछता नहीं है, समझाने को समय बर्बादी है। मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी कौन करता है? सबसे ज़्यादा कौन करता है? भाई प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैप करने का काम करता है ना। हम लोग डायरेक्टली सन के जो ऊर्जा होते हैं उसको तो नहीं लेते हैं ना यार डायरेक्टली, और लेते भी हैं तो बहुत कम लेते हैं यार। विटामिन डी स्किन से बनता है तो वो बहुत कम। हम लोग प्लांट पौधे ये सब खाते हैं तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए सन, ठीक है। मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट से करते हैं। गोल्डन राइस में बेटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बेटा कैरोटीन, ठीक है। अब ये बेटा कैरोटीन बनता किसे? विटामिन ए का ना एक प्रीकर्सर है। बेटा कैरोटीन विटामिन ए का अर्ली फॉर्म है, प्रीकर्सर है। और ये बेटा कैरोटीन आपको कहाँ मिलेगा? कैरोट में मिलेगा। इट कम्स फ्रॉम द कैरोट। और ये गोल्डन राइस में ना एक विटामिन ए को सप्लीमेंट किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है, फिर गोल्डन राइस बनता है। गोल्डन राइस ऐसा नहीं उगता है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चॉपिंग ऑफ ओनियन, ये मैंने पहले बताया था। ओडोर ऑफ ओनियन, गार्लिक वगैरह सब ड्यू टू ऑल बिकॉज ऑफ सल्फर, रिमेंबर दिस। बताया था कि नहीं? है बताया था। एचोर्निया क्रैपिसिस, इट इज़ अ वीड, इसको बोलता है बंगाल। ये बर्बाद करके रख दिया था सारा के सारा फसल को, बंगाल का। तो इट इज़ नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल। कौन? एचिनोरिया, यह ना एकॉर्निया है ये। एकॉर्निया क्या है यार? क्रेसिपिस, पता नहीं, भगवान जाने क्या है भाई, नाम नहीं ले पाता हूँ। इतना भारी नाम रखता ही क्यों? कुछ हल्का सा रख दो यार, क्या ही मतलब, कुछ तो मतलब होगा जो मेरे समझ के परे है। चलो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलोनम। ऑल बिलोंग्स टू, ये एक ग्रुप है, इससे बिलोंग करता है, ठीक है। बहुत देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब चीज़ एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं, जो पूछेगा वो आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। वाटर है, वाटर फ्रॉम द सॉइल टू रूट्स बाय ऑस्मोसिस, बता चुका हूँ, ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। एक सेप्टम फोर्स यहाँ पे काम आता है, सेप्टम फोर्स, सक्शन फोर्स, वही ऊपर ले जाता है, ठीक है। इसमें ट्रांसपिरेशन का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम द बाय ऑस्मोसिस। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स कौन होता है? मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स वहीं पे ज़्यादा होंगे जिस सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन तो चाहिए ऐसे प्लांट्स को, तो वो क्या करेंगे? कीड़े मकोड़ों को खाएंगे और वहीं से नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे। तो इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक, हाँ या नहीं बोलो ना यार। ठीक है। कैक्टस वैक्टस वगैरह सब हैं, ड्रोसेरा ये भी है, कहीं लिखा भी होगा, हाँ ड्रोसेरा, ये लो, ये कार्निवस प्लांट्स है। फिर लेमन ग्रास क्या है? ये मॉस्किटो रिपेलेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? निमोनोमोटोपोर्स, ये एक स्पेशलाइज रूट होता है हाइड्रोफाइट्स में। जैसे मैं क्या कहूँगा, जो हमारे बंगाल में क्या है यार, वो सुंदरबंस में क्या है, वो क्या होता है भगवान, क्या होता है यार, जो सुनामी से बचाता है, कौन सा, क्या नाम है उनका? देखो अब मैं भूल गया हूँ, हे भगवान, क्या बोलते हैं उसको? उसके अंदर ना ये निमोनोमोटोपोर्स होते हैं, इस पर वो पकड़ के रखते हैं यार सॉइल, ठीक है। हे भगवान, लेट मी जस्ट थिंक, 5 सेकंड दे दो। नहीं याद आएगा, छोड़ दो, आपको ही पता है, ठीक है। सुनामी आया था, 50-60% बंगाल का वो जो था, जो सोर्स में होते हैं, वो बर्बाद हो गया था, ठीक है। वो सॉइल इरोजन से बचाता है, सॉल्टी जो होता है वहाँ पे वो चीज़ उगता है ज़्यादा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद होगा। इवन वो पाई मूवी में भी दिखाया गया। मैं देखो ना, सब बता रहा हूँ, बस नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत अच्छा सा नाम है यार, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो, याद आएगा अभी पढ़ाते पढ़ाते तो बता दूंगा। चलो, लेमन ग्रास नेचुरल
मॉस्किटो रेपेलेंट है, मॉस्किटो को मारने का काम करता है लेमन ग्रास का, ठीक है। ड्रोसेरा इज ए कार्निवोरस प्लांट, मतलब कार्निवोरस का क्या मतलब होता है यार, खुद का खाना बनाते हैं, दूसरे ऐसे प्लांट जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं यार, ठीक है, कार्निवोरस है। अब आओ वायरस पे, किस पे आया, वायरस पे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है गुरु, इसको ज़रा याद कर लेना, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं वायरोलॉजी, इसके स्टडी को। और ये डिस्कवर किया था इवान नोवस्काय, ये रसिया के थे, इवानोवस्काय। वायरस इन द स्काई, ऐसे याद रख लो यार। मेरे को तो जो नाम ज़्यादा समझ में नहीं आती, ज़्यादा याद करने में नहीं आती, मैं तो इवान या स्काई कुछ भी याद कर लो इसका, ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ मोजाइक डिजीज, तो तंबाकू में ना एक डिजीज़ हुआ करता था मोजाइक डिजीज, तो मोजाइक डिजीज़ को ना टेस्ट वेस्ट कर रहे थे, उसी में इनको पता चला कि वायरस नाम का कोई चीज़ है। अब यहाँ मैंने लिखा है वायरस इज़ अ पैरासिटिक है ही, जब तक इसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तब तक ये फलेगा फूलेगा ही नहीं। तो पैरासिटिक है ना, हमारे बॉडी में आएगा, अपने हमारे बॉडी को यूज़ के खाना पीना खाएगा भाई, और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इनकी खोज हुई थी, इनको किया था एक रसिया के वायरोलॉजिस्ट थे, इनका नाम है इवान वोस्काय, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ मोज़ेक डिजीज इन तंबाकू। अब यही याद रखो कि अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मोज़ेक डिजीज किस में होता है, तंबाकू में होता है। इट इज़ अ कनेक्ट, हाँ ये बात है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। बाहर है, बॉडी के बाहर है वायरस, तो डेड है, मरा पड़ा है भाई, लेकिन बॉडी के अंदर घुस गया तो त्राही माम मचा के रख देगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे में तो देखो डेड है, लेकिन बॉडी के अंदर घुस गया तो लिविंग हो गया। तो सो इट इज नॉन एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। और इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों होते हैं, और जब इनको कोई होस्ट सेल मिल जाता है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर जाता है यार। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। फिर ये नाम याद रख लेना, डॉक्टर स्टैनली, इन्होंने पहली बार वायरस कॉजिंग मोज़ाइक डिजीज जो तंबाकू में होता है उनको ना अलग करने का काम किया। देखो पता तो लगा लिया था इवान वोस्काय ने कि भाई हाँ वायरस नाम का चीज़ है, लेकिन उस वायरस को उसके अंदर से आइसोलेट करना, निकाल के रखना, मोज़ाइक डिजीज तंबाकू में जो हुआ इससे आइसोलेट करना वायरस को, ये डॉक्टर स्टैनली ने किया था, ठीक है बच्चा। पता उन्होंने लगाया था, लेकिन अलग करने का काम स्टैनली साहब ने किया था, डॉक्टर साहब है वो वायरोलॉजिस्ट, ठीक है। अब एक होता है बैक्टीरियोफेज, जो मैंने कल के क्लास में भी आपको बताया था। इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट्स विद इन बैक्टीरिया एंड दे किल बैक्टीरिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैक्टीरियोफेज याद रखिए, ठीक है, ओके। एनिमल वाला जो वायरस होता है उसमें डीएनए आपको मिलेगा, कुछ में आरएनए मिल सकता है, लेकिन एनिमल में ज़्यादा डीएनए होता है। प्लांट्स वाला जो वायरस होगा उसमें ज़्यादा आरएनए होगा, कुछ में डीएनए मिल सकता है, सिंपल, ठीक है, ऐसे याद रखो। HIV often change its structures due to the presence of an enzyme called reverse transcriptase। मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, HIV इज अ वायरस और एड्स इज अ सिंड्रोम, ठीक है, इट्स इज नॉट डिजीज, इट इज सिंड्रोम कॉज्ड बाय द HIV वायरस। तो HIV ऑफ्टन चेंज इज स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से ना वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करते रहता है। अब कहें HIV हो गया तो बचाना बड़ा मुश्किल है, हाँ यार देखो क्या होता है ना कि हर समय ना उसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब मान के चलो एक बार आपने कुछ एंटीडोट निकाल लिया, सब चीज कर लिया, लेकिन सोचो कि अगर वो हर समय अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करते रहे, एक स्ट्रक्चर वो रखे ही नहीं, तो फिर जो आप दवाई दोगे या जो भी कुछ दोगे तो एक्ट कैसे करेगा यार, हर समय म्यूटेट करते रहता है, हर समय अपना स्ट्रक्चर बदलते रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। फ्रूट बैट्स, इट इज अ नेचुरल होस्ट ऑफ इबोला वायरस। ये जो फ्रूट्स बैट्स है ना, बैट्स इबोला वायरस को कैरी करते हैं, नेचुरल होस्ट है, इसलिए ये सब फ्रूट से बच के रहना चाहिए। फर्स्ट आउटब्रेक इनका वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। वायरस हैव नो एंजाइम्स ऑफ देयर ओन, तो इसलिए उसको कल्चर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई, इसको आप कल्चर कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो, बना सकते हो,
है ना, लैब में। अरे कल्चर का मतलब क्या होता है, बनाना। वायरस को नहीं बना सकते, ऐसा उसमें कोई एंजाइम होता नहीं है भाई, ठीक है। वाटर ऑफ गंगा जी प्योर क्यों है, देखो आज बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज क्या है, एक तरह का वायरस है। गंगा जी के अंदर में एक वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह सबको, अदर जर्म्स को मार के रखता है, जिसकी वजह से गंगा जी का पानी साफ रहता है। तो सोचो एक तरह का कह लो तो साइंस है भाई, लेकिन एक दैविक शक्ति है। और क्यों नदी में क्यों नहीं है, गंगा जी में ही क्यों, ऐसा क्या है। उसी हिमालय से तो और भी आते हैं पानी। हाँ जी बताइए, ठीक है बच्चे। अब आओ बैक्टीरिया। डिस्कवरर कौन है, लियोन हुक, एंटोनी वॉन लियोन हुक। ये डिस्कवरर है किसके, बैक्टीरिया के। याद रखना, अभी वायरस का मैंने बता चुका है आपको कि किसने डिस्कवर किया था, किसने क्या किया था। लियोन और स्काई ने किया था। मोज़ेक डिजीज तंबाकू में हुआ था, वहाँ से सेपरेट करने का काम किसने किया था, आइसोलेट करने का, स्टैनली ने किया था। बैक्टीरिया का डिस्कवरर कौन है, लियोन हुक, ये द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अब एक है रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी जो डिजीज है ना, टीबी के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया को खोज किया था, ये याद रखें। अब है ये पेस्चराइजेशन वाला, लुइस पेस्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने रेबीज के वैक्सीन का डिस्कवर किया था। देखो ये बीमारी नहीं, वैक्सीन है, रेबीज का वैक्सीन लगता है ना। और अब तो दवाई ववाई भी है यार, ठीक है। तो पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी इन्होंने किया था। पेस्चराइजेशन है ना, अभी आप बताऊंगा, ठीक है। अब एक है कॉकस या राउंड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, कॉकस या राउंड। एक होता है बैसिलस, इट इज़ अ रड लाइक या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे एजोबैक्टर है ना, या एजोस्पिरिलम या क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया का नाम है यार। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक अमोनिया। ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या क्लोस्ट्रिडियम, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट बच्चा। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ हाँ या नहीं। फिर एक है एनाबेना या नॉस्टॉक, ये याद रखो, पहले कल भी बताया इस बार। एनाबेना या नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं सॉइल में, रिमेंबर दिस। अब एक है ये ब्रैडी राइजोबियम। ये जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स है ना, जैसे पी, मटर, पल्स, ये लेगुमिनस प्लांट है ना, तो इनके रूट्स में आपको ये वाला ब्रैडी राइजोबियम मिलेंगे, ठीक है। राइजोबैक्टर वगैरह सब ये भी वही काम करेंगे भाई साहब, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे कंपाउंड में। जैसे पी हो गया, पीजन पीस हो गया, ग्राम हो गया। तो राइजोबियम एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है जो रूट्स के साथ रहता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पेस्चराइजेशन लुइस पेस्चर ने दिया था कॉन्सेप्ट इनका। दो तरह के पेस्चराइजेशन होता है, एक लो टेम्परेचर होल्डिंग पे, एक हाई टेम्परेचर होल्डिंग। तो LTH और HTH। तो लो टेम्परेचर होल्डिंग में क्या होता है, मेथड क्या होता है बताओ, कि आपने ना लगभग 63 डिग्री यानी 62.8 डिग्री पे 30 मिनट के लिए दूध को गर्म करके रख दो, अब फिर ठंडा करो, ठीक है। इतने 30 मिनट के लिए इतने डिग्री पे गर्म करो और फिर ठंडा रख कर दो तुरंत। और हाई टेम्परेचर क्या होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले जाओ 72 डिग्री के आसपास, इसको 15 सेकंड के लिए ही मात्र करो गर्म। आप कहोगे सर 15 सेकंड में क्या ही होगा सर। तो भाई ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चढ़ाए दूध अब 15 सेकंड के रख दे, नो। आप गर्म करना स्टार्ट किए दूध को, बॉयल करना, और आपने देख लिया कि अब दूध का उबल रहा है। अब उसकी टेम्परेचर हो गई कितनी, 70% के आसपास, 71% के आसपास। अब इस टेम्परेचर 15 सेकंड के लिए रख दो। ये बात कर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। सेपरेशन ऑफ हेयर एंड फैट फ्रॉम द लेदर, मतलब समझ रहे हो भाई, लेदर से फैट और हेयर को अलग करते हैं ना, इसको ही बोलते हैं ना टैनिंग ऑफ लेदर। ये बैक्टीरिया के हेल्प से ही करते हैं, विदाउट बैक्टीरिया नहीं होने वाला, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर में बैक्टीरिया का काम आता है, ठीक है। पिकल्स इन सॉल्ट, सिरप इन डेंस लिक्विड ऑफ सॉलिड। इन केस ऑफ बैक्टीरियल अटैक, बैक्टीरिया आर प्लाज्मोलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। समझ में आया कि नहीं आया।
क्या आया समझ बताओ? अगर मान के चलो डेंस शुगर सिरप है तो उसमें बैक्टीरिया चला जाए तो क्या होगा? देखो जो डेंस शुगर सिरप है उसमें बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी है, तो काइंड ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब हाइपरटोनिक क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है ना भाई, तो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक अंदर ही ज़्यादा है, मतलब बाहर में वाटर कम है, बाहर में वाटर कम है और मोर सॉल्यूट अंदर ही है शुगर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मान के चलो शुगर सिरप के अंदर बैक्टीरिया आया, अब सोचो बैक्टीरिया के अंदर में पानी है, बाहर में तो पानी बहुत कम है क्योंकि शुगर भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। बैक्टीरिया इसके अंदर घुसा, बैक्टीरिया के अंदर पानी और बाहर में पानी कम, तो इसके बॉडी से सारा का सारा पानी ये निकल जाएगा और ये मर जाएगा। वाटर मूव्स आउट ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय ऑस्मोसिस, और बैक्टीरिया उसके बाद मर जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे ना बहुत ज़्यादा शुगर वाला चीज़, हनी वनी इतना दिन तक क्यों रह जाता है, उसका रीज़न ही है भाई, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता ही नहीं है ना। हाँ समझ में आ रहा है। फिर कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर, हाँ ये जो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर में रखते हैं ना हम लोग, तो उसका क्या टेम्परेचर है, -10 डिग्री से लेके -18 डिग्री के रेंज में कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर है। बहुत सारे चीज़ रखते हो ना आप, सब्जी वब्जी ये वो रहते हैं ना कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब, तो उसका टेम्परेचर कितना आइडियल होना चाहिए, -10 डिग्री से -18 डिग्री। ये माइकोप्लाज्मा पहले पढ़ा चुका हूँ, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है माइकोप्लाज्मा, कॉजिंग ये PPLO डिजीज है, ये इसके वजह से क्या होता है, कॉजिंग क्या है यार, प्लीरियो फेनोमोनिया, PPLO, ठीक है, PPLO प्लीरो निमोनिया PPLO, ठीक है। अब एक है वॉक्समैन, इस भाई साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, आपने सुना भी होगा नाम, इसकी डिस्कवरी की थी, है ना, समझे कि नहीं होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत सारे हैं बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक तरह का एंटीबायोटिक है, इनका खोज किया था वॉक्समैन ने, इनके लिए इनको मिला था। तो आपको पूछेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया था, डिस्कवरी, तो वॉक्समैन ने किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम कहाँ से याद आया, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिस एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि आई थिंक मुझे लगता है सॉइल वॉइल में मिलता है ना, और इसी से इसका हेल्प हुआ एंटीबायोटिक बनाने में, ठीक है। चलो पेंसिलिन इज कॉल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो कंपोस्टिंग, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से होता है, कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है, साग सब्जी ये पेड़ पौधा वगैरह सब, ये सब जब डिकम्पोज होता है, बैक्टीरिया करता है डिकम्पोज, तो इससे कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है, अंडर द एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। फिर है रिकैल्सिट्रेंट, ये एक होता है ज़ेरोबायोटिक्स रेसिस्टेंस टू द माइक्रोबियल अटैक्स, ठीक है। मतलब ज़ेरोबायोटिक्स होते हैं जिसमें माइक्रोबियल अटैक नहीं होता है, वो रेसिस्ट करता है उसको, तो उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट, है ना, बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं। यूज़ ऑफ दिस फर्मेंटेशन में, वैक्सीन में, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का यूज़ बता रहा हूँ भाई, बी मतलब बैक्टीरिया, यूज़ ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है, फर्मेंटेशन में कर सकते हैं, ये यूज़ अच्छा यूज़, वैक्सीन के प्रोडक्शन में, ऑयल स्पील, मान के चलो कहीं पे ऑयल स्पील हो गया भाई, होता है ना बहुत समय, तो वहाँ बैक्टीरिया की वजह से क्लीन करते हैं, ठीक है। ओनली बैक्टीरिया जो है वो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, फोटोट्रॉपिक मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, रिड्यूस द, साइनोबैक्टीरिया का यूज़ एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए, देखो एक चीज़ तो ये है, सॉइल की अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो साइनोबैक्टीरिया उसका कम करता है, तो साइनोबैक्टीरिया कितना हेल्पफुल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है। स्टेप्स ऑफ मैसेज यही बैक्टीरिया वजह से बताया था, प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसे बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाया सकता है। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, सही बात है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है ना वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, दिस इज ओके। अब एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA,
एक होता है नाइट्रोसोमनास, एक होता है नाइट्रोबैक्टर। दीज कन्वर्ट अमोनिया या आई काइंड ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, इनटू नाइट्रेट्स। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ नहीं, ये नाम याद रखो। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बेसिकली ये नाइट्रोजन कंपाउंड को या अमोनियम कंपाउंड को नाइट्रेट्स में बदलने का काम करता है, ठीक है, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब एक होता है पेरिट्रिचियस। पेरिट्रिचियस ये भी एक बैक्टीरिया है, इसके पास फ्लैगिला होता है ऑल ओवर द बॉडी, इसको बोलते हैं पेरिट्रिचियस, ठीक है, समझे। मतलब बैक्टीरिया हैविंग फ्लैगेला, फ्लैगेला मतलब विप लाइक टेल्स होते हैं यार, ऑल अराउंड द सरफेस, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। दिस कॉल दिस, नाम याद न रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कभी नहीं सुनी किस तरह के एग्जाम में आ रहे। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कितना पेज हो गया? 9 पेज हो गए ना। आज कितना देर पढ़ा है? हाँ 1 सवा घंटा, ठीक है। मेरी थोड़ी हालत ठीक नहीं है अभी, ठीक है। रोज़ ऐसे ही 1 सवा घंटा 1.5 घंटा का क्लास लेते रहूँगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए 16 IAS के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट किया करो यार, बताया करो हमें। हाय, सो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट आपसे विदा लेता हूँ। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।